माई सेल्फ सर्वेश वर्धन, और आज की क्लास में हमने इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2016 का क्वेश्चन नंबर 1 का एनालिसिस करने जा रहा हूँ, जो पूरी तरह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना होने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए। जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरेड मीडियम की तरफ जाता है तब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कोई रे डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर भागता है। कहने का मतलब है कि इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होता है। तो हम एक पार्टिकुलर एंगल हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे हमने रे कंसीडर किया है एक रेड कलर का। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर एंगल पे जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इस पार्टिकुलर एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और इस क्रिटिकल एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो म्यू डी साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर साइन 90 डिग्री, जहाँ म्यू डी है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ए डेंसर मीडियम और म्यू आर है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। तो यहाँ से साइन सी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड हो गया। तो साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। इस इक्वेशन को भी हम लोग देख करके पता लगा सकते हैं कंडीशन को, कि ये कंडीशन फुलफिल तभी होगा जब ये वैल्यू हमारा लेस देन 1 होगा। आइए लेस देन 1 कब होगा? रे डेंसर मीडियम से रेडिएट मीडियम की तरफ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दो केस कंसीडर करते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल से छोटा होगा तो क्या होगा, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल से बड़ा होगा तो क्या होगा। जैसे हम लोग एक पहला केस में हम लोग कंसीडर किए हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। जैसा मैंने तो फर्स्ट केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो इस केस में रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रे का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा। ठीक है, इस केस में हम लोग रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करने के लिए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो रे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, मतलब जिस मीडियम से रे जाता है उसी मीडियम में वापस चला आता है। ठीक है, और इस रिफ्रैक्टेड रे को फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। केस नंबर 2, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तब क्या होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो दोनों केस डेवलप होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा और अधिक पार्ट एनर्जी वो रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन राइज करने वाला ये क्लियर न कर दे कि दोनों केस कंसीडर करना है, तब तक आप रिफ्रैक्शन ही केस सिर्फ लीजिएगा, और इस रिफ्रैक्टेड रे को फाइंड करने के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ का यूज करके हम ये रिफ्रैक्टेड रे फाइंड कर सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि यू शेप का ग्लास रड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका डायमेंशन d क्रॉस l है, इसका इनर सरफेस और आउटर सरफेस सेमी सर्कुलर है, रेडियस ऑफ इनर सरफेस r है और रेडियस ऑफ आउटर सरफेस r प्लस d है। इसमें दो रे कंसीडर किया गया है, R1 R2। R1 रे BC को टच करते हुए इन कर रहा है जो P1 पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, और R2 कोई दूसरा रे है जो ये P2 पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एराइज किया गया है इसमें कि ये दो स्टेटमेंट है, उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। जैसा कि उसमें कहा गया है कि अगर R1 का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो इसमें कहा गया है, पूछा जा रहा है कि क्या R2 का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नेसेसरी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर रे जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है
इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है अगर, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये है θ1, ये है θ2। अगर θ2 हमको पता है θ2 ग्रेटर देन है θ1 से, और मुझे पता है कि ये जो रे है ये R1, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसका मतलब ये θ1 की वैल्यू क्रिटिकल से ज़्यादा है। ठीक है, तो जब θ1 क्रिटिकल से ज़्यादा है तो θ2 भी हमारा क्रिटिकल से ज़्यादा होगा। तो कन्फर्म है कि R2 का भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा। तो यह हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इफ़ R1, देख ध्यान से, दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर R2 का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो आप बताइए कि R1 का भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर R2 का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और हमें पता है कि R1 का ये जो एंगल है वो इससे छोटा है, तो इसके बारे में कंफर्म नहीं हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि ये θ1 की वैल्यू क्रिटिकल से ज़्यादा होगा या क्रिटिकल से कम होगा। इसलिए हम नेसेसरी कोई स्टेटमेंट R1 के लिए नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट वो फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चन राइज किया गया है कि जो R1 रे है इसके लिए रे डायग्राम ट्रेस कीजिए। तो ये R1 इंसिडेंट है, रे है, यहाँ नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है इसलिए कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधा यहाँ से पार कर जाएगा। फिर ये P1 पॉइंट से स्ट्राइक करता है, हम C से इस P1 को मिलाते हैं यहाँ से। ठीक है, चूँकि ये सर्कुलर है इसलिए CP1 हमारा ये नॉर्मल लाइन होगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, और मुझे पता है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है करने का, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा, मतलब थीटा बनाएगा। मतलब ये एंगल हमें थीटा मिल गया, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, फिर इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रे है डेंसर से रेयर की तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड बराबर है तो बेस का एंगल भी बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो फिर ये जो रे है इस सरफेस पे जो स्ट्राइक किया, ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू थीटा है, और क्लियर है फिर इस थीटा का वैल्यू चूँकि क्रिटिकल से ज़्यादा है इसलिए फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और इस तरह से रे यहाँ से स्ट्राइक करके थीटा ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा जा रहा है कि ऑब्टेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेशियो कैपिटल R by D फॉर विच द एनी लाइट रे एंटरिंग टू द ग्लास नॉर्मली टू द फेस ABCD अंडरगोज एटलीस्ट वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है कि इस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी रे इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, ये तो पता है नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो बिना डेविएशन के ये सीधे चला जाएगा, ये कर्व सरफेस पे इंसिडेंट होगा, तो इसमें से कम एक रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जरूरी हो। अब इसमें कहा नहीं जा रहा है कि कौन कौन सा रे इंसिडेंट हुआ है और किस किस लोकेशन पे इंसिडेंट हुआ है, ये नहीं कहा जा रहा है। तो हम सबसे लोएस्ट केस लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ही रे इंसिडेंट हुआ है और वो भी BC को टच करता हुआ इंसिडेंट हो रहा है। हम रे डायग्राम खींच लेते हैं तो आपको साफ साफ यहाँ दिख जाएगा। मान लेते हैं कि एक ही रे इस पे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, और यहाँ से C से यहाँ से नॉर्मल डालेंगे तो यहाँ हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और ये हो गया थीटा मिनिमम का वैल्यू मिल गया। और थीटा मिनिमम का वैल्यू मुझे पता है कि इसका अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहते हैं तो ये थीटा मिनिमम का वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंडीशन होगा इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। अब ध्यान से देखेंगे कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा मिनिमम इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस R by R plus D। ठीक है, तो ये थीटा मिनिमम का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब मुझे कंडीशन लगाना है कि ये रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, इसका मतलब ये वैल्यू थीटा मिनिमम का वैल्यू ग्रेटर देन C हो। इसका मतलब ये दोनों तरफ साइन लगा दिए तो ये आ गया, साइन थीटा मिनिमम का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। और ये साइन C क्या है, तो साइन C क्रिटिकल एंगल है और इसका वैल्यू कितना होता है, तो μR by μD। अब मुझे पता है कि ये जो रे यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है तो
तो ये डेंसर ये है और रेयर ये है। रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एयर है तो 1 होगा, और यहाँ ग्लास जा रहा है तो म्यू डी का वैल्यू 1.5 होगा। तो हम यहाँ से क्रिटिकल एंगल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। अब ऊपर नीचे डी से डिवाइड कर दीजिए, तो डी से डिवाइड करेंगे तो आर बाई डी आएगा, यहाँ आएगा आर बाई डी, यहाँ 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आर बाई डी का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं तो पता चलता है कि आर बाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसका मतलब कि आर बाई डी का मिनिमम वैल्यू 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी में क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि अगर आर बाई डी की वैल्यू 2 ले लिया जाए और इस ग्लास रड को एक मीडियम में इमर्ज कर दिया जाए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और साथ ही साथ इस क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी से अगर लाइट इन करता है तो क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट इस क्रॉस सेक्शन से इन करेगा जिसमें से कम एक रे का TIR जरूर हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम फिगर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये रे जो BC सरफेस से टच करता हुआ इन करता है, ये रे का TIR हो, इसके लिए R बाई डी का वैल्यू कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब R बाई डी का वैल्यू अगर 2 होगा तो ये रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर डी में जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से ज़्यादा है, 1.33 है। इसका मतलब इस केस में TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगा, पहले से ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि इस सरफेस से x डिस्टेंस दूर से जो रे इन करेगा उसका TIR होगा, मतलब ये जो एंगल है वो हमारा क्रिटिकल एंगल है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप ट्रायंगल यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से साइन थीटा सी इज इक्वल टू, हम जानते हैं डिफिनेशन से, म्यू मीडियम म्यू आर बटा म्यू डी। म्यू आर का वैल्यू 1.33 है और म्यू डी का वैल्यू हमारा ग्लास है 1.50 है, और इसकी वैल्यू आप इस ट्रायंगल में दे सकते हैं। साइन थीटा ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आर है, ये एक्स है, तो ये आर प्लस एक्स होगा, ये आर है, ये डी है, तो ये आर प्लस डी होगा। तो हम यहाँ आर प्लस एक्स बाई आर प्लस डी है कर दिए। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें देखिए ध्यान से, डी का वैल्यू आर बाई डी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है हमको, तो ये आर बाई डी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, डी का वैल्यू आर बाई 2 पुट कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू मुझे पॉइंट हो गया कि 0.33 आर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ से 0.33 आर डिस्टेंस दूर जो रे होगा यही रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ के बीच में जितना भी रे इन करेगा उसका TIR नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट रे TIR करेगा उसके लिए x की वैल्यू हमारा 0.33 है। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ से लेकर के इस एंड तक जितने भी रे इन करेंगे उससे TIR होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज़ रिफ्लेक्टेड। तो हमें पता है कि इस पोर्शन से रिफ्लेक्शन होता है, तो ये हमारा पूरा D है, ये x है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो हमारा D माइनस एक्स होगा। ठीक है, और D माइनस एक्स ये हो गया विड्थ। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा D माइनस एक्स इंटू L। इंटेंसिटी का वैल्यू लाइट का I0 है, तो इतना लाइट इसमें इन किया जिसका TIR होगा, और टोटल लाइट जो इन किया वो क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू D इंटू L है, और I0 से मल्टीप्लाई किया तो इतना लाइट इन किया। D का वैल्यू R/2 और X का वैल्यू तो हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 0.33 R। ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद पता चल गया कि जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा जो रिफ्लेक्ट करेगा वो 0.34 होगा। लेकिन क्या आप ज़रा सोचिए ध्यान से, क्या आंसर 0.34 होना चाहिए? अब यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब क्या 0.34 देंगे? तो आप ध्यान सुनिए यहाँ से, अगर आप 0.34 कहते हैं, टोटल लाइट का अगर 0.34 कहते हैं तो 0.34 तो इधर भी तो हो सकता है। 0.34 अगर इधर लेते हैं तब तो हमारा TIR होगा ही नहीं, एक भी लाइट का नहीं होगा। तो कम से कम एक लाइट का TIR हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमको आंसर में यही बताना पड़ेगा।
जो इसका जो फ्लक्स है, जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा जो इसमें इन करता है, उसको वो आंसर आपको देना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आया 0.66। तो 0.66 फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम ये इतना कंफर्म कहते हैं कि एक लाइट तो ये ज़रूर है, ठीक है, जिसमें TIR होगा। अगर इससे ज़्यादा फ्रैक्शन लेंगे तो एक से अधिक भी हो सकता है। तो कम से कम एक हो, इसके लिए हमको फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हम यहाँ कंसीडर करना चाहिए वो 0.66 होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हमारा 0.66 होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे सारे इन्फॉर्मेशन, सारा वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। और आप इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। और हम बहुत जल्द नए टॉपिक पे वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।